क्या कहेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं आज की डेट में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ से बहुत बेहतर लग रही हैं। क्या कहेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ वर्सेस पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी? देखिए, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू गिव दैट टू इंडिया कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है इस मामले में। और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। उनकी फॉरेन पॉलिसी क्यों अच्छी है? क्योंकि वो सबके साथ बना के रखते हैं। अच्छा। और हम भी अगर सबके साथ बना के रखेंगे, हमारी भी पॉलिसी अच्छी है, हम भी सबके साथ अमन के साथ रहेंगे, पीस के साथ रहेंगे, तो अच्छा रहेगा सब। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शन लगी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। जयशंकर साहब के सामने, जयशंकर साहब भारत के विदेश मंत्री, उनके सामने ये मैडम जाती हैं, वहां जाकर के भारत के खिलाफ बोलने का प्रयास करती हैं। जयशंकर साहब इनको इतना लाइटली उड़ा देते हैं, कहते हैं शब्दों में वजन होना चाहिए, चिल्लाने से कोई अर्थ नहीं। कम से कम ये तो दिख लो, आतंकवाद के पनाहगारों तुम्हारे सामने बैठा कौन है? हैं? इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम का टॉपर बैठा है। विदेश मंत्री तो बाद में, इससे पहले भैया ये आईएफएस रह चुका है, दुनिया भर की सारी नॉलेज अपने दिमाग में रख के घूम रहा है। तुम हो क्या? ये अमेरिका को नहीं बख्शता भाई। तेल के मुद्दे पे इसने किसको निपटा दिया यार तुम। एक और धमाकेदार न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज आप देख पाओगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब वर्सेस पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो। वैसे इस वीडियो का कंपैरिजन तो बन ही नहीं सकता था, क्योंकि कहाँ एक तरफ इतने पढ़े लिखे मैच्योर एंड दमदार पर्सनैलिटी एस जयशंकर साहब और कहाँ एक जाहिल आवाम का प्ले बॉय रईसज़ादा। लेकिन फिर भी हमने आपकी डिमांड पर इस वीडियो को लाया है दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क की के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो। अमेरिका को देख लें, अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाले इंडिया मुल्क बन गया था। 7 फैक्ट्स अबाउट बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में 7 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वो नौजवान सियासतदान हैं जो कि पाकिस्तान में एक बिलियनियर प्लेबॉय और मोरिसी सियासत की पहचान समझे जाते हैं। 34 साल बिलावल पर अपने मुख्तसर से सियासी कैरियर में इतने ज्यादा सच्चे और झूठे इल्जाम लग चुके हैं जितने एक आम सियासतदान पर भी अपनी जिंदगी में नहीं लगते। बिलावल जरदारी ने अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा सोशल मीडिया के कैमरे के सामने गुजारा है और जिसकी वजह ये है कि वो जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लगते जिगर हैं। बिलावल एक रंग बिरंगी शख्सियत रखते हैं। कोई इनको हिना रबानी घर से मिलाता है तो कोई इनको सीधा सीधा खुसरा कह देता है। बिलावल जरदारी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बहुत से इल्जामात बर्दाश्त करते हुए गुजारा है और इनकी पार्टी की वजह से इन पर हर तरह के करप्शन के चार्जेस भी लगते रहे हैं। बिलावल एक स्पॉइल्ड ब्रैट यानी कि एक बिगड़े हुए रईसज़ादे की परफेक्ट डेफिनेशन समझे जाते हैं और आज इनको भुट्टो और जरदारी खानदान का सभी कुछ विरासत में मिलने वाला है। बिलावल भुट्टो जाता है सर, 7-7 दिन अमेरिका में रहता है सर, 5 स्टार 7 स्टार होटल में सर, 10-10, 15-15 हजार रुपए एक दिन का स्वीट लेके और टैक्स पेयर के मनी ऐसे उड़ा के सर अय्याशी में ये लोग कहते हैं $10,000 to $15,000। दिस आई हर्ड ऑन सम पाकिस्तानी चैनल ओनली। ही प्रेफर्स अ सर्टेन होटल स्वीट, वो खास तौर से उसको प्रेफर करते हैं वहां पे, और 10 से लेकर $15,000 एक रात का। और पूरे सर ये पाकिस्तानी है ना सर, अय्याश तो लाव लश्कर के साथ चलते हैं। इट्स नॉट दैट कि ही इज गोइंग अलोन विद 3-4 पीपल। ना 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 सर, उसकी पूरी भीड़ चलेगी, प्रॉपर उसका एक प्रोटोकॉल होगा। एक थैला पकड़ने वाला अलग, ब्रीफकेस पकड़ने वाला अलग, छाता पकड़ने वाला अलग, उसके चाय वाय का सब पूरा तामझाम चलता है इनके साथ। तो ये राजा लोग हैं सर पाकिस्तानी। तो और करके कुछ नहीं आया वो मोदी जी को गाली देनी थी, वो इस्लामाबाद में बैठ के दे लेता गाली। व्हाई डिड ही हैव टू गो ऑल द वे टू न्यूयॉर्क एंड वॉशिंगटन डीसी? और उससे सर वो मिला भी नहीं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना यूएस का, वो उससे मिला भी नहीं बेसिकली। मीसेट की बॉस, सभी लाइनें व्यस्त हैं, टाइम नहीं है मेरे पास, भागो यहाँ से।
सुब्रमण्यम जयशंकर एक तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके 2 बड़े भाई हैं और वो भी काफी अच्छी पोस्ट पे हैं। इनकी स्कूलिंग हुई थी एयर फोर्स स्कूल न्यू दिल्ली से। इन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है सेंट स्टीफन कॉलेज से। एमए इन पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी किया है इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिस चीज से ये मास्टर हैं। इनकी वाइफ का नाम है मिसेस कोयोको और ये जापानी मूल की हैं। जयशंकर जी 7 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, रशियन एंड हंगेरियन। अब समझ आया इन्हें फॉरेन मिनिस्टर क्यों बनाया है। 31 मई 2019 को इन्हें फॉरेन मिनिस्टर का पद मिला था। ये इंडियन एम्बेसी वॉशिंगटन डीसी के फर्स्ट सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने मनमोहन सिंह को जापानीज पीएम शिंजो एबे से इंट्रोड्यूस कराने में हेल्प की थी। ये बहुत सारी कंट्रीज में इंडिया के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। ये सबसे ज्यादा समय तक चाइना में इंडियन एम्बेसडर के रूप में काम करने वाले व्यक्ति हैं। इनकी नेगोशिएशन पावर कमाल की है। इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील को क्रैक करने में इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और आजकल फॉरेन कंट्रीज से जो इंडिया के खिलाफ बयान आते हैं, उनका ये मुंह तोड़ जवाब देते हैं। I know the Indian-Russian relationship is strong, but you also have issues with China. How do you then sit back and define Indian foreign policy at this point where the West seems to be quite in trying to curtail funding for the war in Ukraine, whereas purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? So, look, I mean, I don't want to sound argumentative, but then tell me if buying Russian gas is not funding the war? It's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds. I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. And even this, look, the whole narrative that countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. I don't think that's a very fair approach. I think, look, we have a relationship with Moscow. I think it's important to look at that history of the relationship. It was a relationship built in a period when Western democracies used to arm a military dictatorship called Pakistan and deny India defensive weapons. So if we are talking about principles, let's talk a little bit of history out here. So how did the Indian exposure to Russia and previously to Soviet Union get built up? Because the Western democracies, for whatever reason, decided that their natural partner in our part of the world was a military dictatorship. Do you foresee any kind of rise in tensions because Pakistan is in a vulnerable situation and there is a war of words between you and the Indian foreign minister over here? I don't believe we're in a war of words. Are we in a war of words? I haven't noticed. I want to be very careful because I actually didn't catch the statement that you're referring to. Just now he made that by stakeout. Oh, okay. Well, that I disagree. I'd like to remind the Honourable Foreign Minister that Osama bin Laden is dead, but the butcher of Gujarat lives. भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर के पसीने छुड़वा दिए। जयशंकर सवालात का जवाब ना दे पाए और बगले झांकते रहे। जवाब में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर उस वक्त धन चक्कर बन गए जब गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मीडिया को सवालात की इजाजत दी, ग्लास उठाया और पानी पिया। From Pakistan, from Haj TV, and my question to you over here is that the Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari made a bold move by coming here. He's also being criticized, but how do you India see it? Do you see it as a breakthrough, and what will be your roadmap in the future to resumption of at least diplomatic ties with Pakistan? Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. इंडिया किसी से डरता नहीं है। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, हमारी मुखालिफत है उनसे, लेकिन जो बात मानने वाली है वो मानने वाली है। इंडिया किसी से नहीं डरता। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर स्टैंड करते हैं। किसी की मजाल नहीं है किसी और मुल्क के देखे उन्हें। अगर कोई देखता है, चाहे वो उनका एलाई क्यों ना हो, अमेरिका को देख लें। अमेरिका ने कितना रोका था कि रशिया से तेल ना खरीदे। अमेरिका ने कितना कहा था कि रशिया से वेपन्स ना खरीदे। अमेरिका के इन सब रोकने के बावजूद वो उनका एलाई है, लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल भी खरीदा, कम दामों पर खरीदा, अपनी इकोनॉमी को स्टेबल किया, वेपन्स खरीदे और पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा वेपन खरीदने वाला इंडिया मुल्क बन गया था। हमें अमेरिका से ज्यादा लेनी पड़ी है, सऊदी अरब से ज्यादा लेनी पड़ी है। कोई भी पॉलिसी बनानी है तो हमें उस चीज को रख के सामने रखना होगा। पर वही वजीर खारजा जो सा इंडिया का है वो सरेआम इंटरनेशनल मीडिया में कह रहा है कि हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, हम किसी के तहत नहीं आते। बेशक हमने इजराइल के साथ मुआहदे करने हैं, रूस से उन्होंने तेल लेना तो वो देखिए हमारे भाई ने बड़ी अच्छी बात की।
इंडिया के अंदर आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। वहां पर देखिए, यहाँ पर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के होते हुए 4 वजीर आजम तब्दील होते हैं, वहां पर एक वजीर आजम के होते हुए 4 चीफ ऑफ स्टाफ तब्दील होते हैं। प्रेशर फील करते हैं और वो प्रेशर फील नहीं करते। वो मुशर्रफ के बारे में आ रहा था कि जब 9/11 का वाकया हुआ तो उसके टांगे कांप रही थी, और जब एबटाबाद में आकर उसामा बिन लादेन को मारा गया तो आसिफ अली जरदारी जाकर शुक्रिया अदा कर रहे थे, कांग्रेचुलेशन बोल रहे थे कि जी आप हमारे मुल्क के अंदर आकर अमेरिका के ड्रोन हमला हुआ है। कौन सी इंटरनेशनल कंट्री है जो अपनी हदूद में आके किसी को हमला करने की इजाजत फिर पता भी डेली ब्रेन्स की रिपोर्ट आई थी, 7.5 लाख पढ़ा लिखा तबका जो है वो नौजवान वो पाकिस्तान को छोड़कर चले गए हैं। जब आपके मुल्क के नौजवान ये वो हैं जो ज़ियाउल हक ने पॉलिसी क्यों जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पॉलिसी क्यों बनाई थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसलिए कहा था कि हर मुल्क का वीजा लग सकता है कि हमारे पास मजदूर बहुत ज्यादा है, डेली वेजेस बहुत ज्यादा है, वो यहाँ से जाए हर मुल्क में जाकर काम करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, हमारे एजुकेटेड लोग इकबाल का शाहीन बनने के बजाय फैल्कन्स ऑफ शेख